में जिसमें हम एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये सेशन यूपी लेखपाल एग्जाम जो है उसमें बेनिफिशियल होने वाला है। खास करके स्टेट पीसीएस के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी ठीक है, और एसएससी सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है, साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, एक एक करके इसको समझना है और आगे बताते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे और इसका रूल इस बात को कहता है कि वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। तो पारिस्थितिक तंत्र से हमें यह पता चलता है कि एक जीव दूसरे जीव के साथ किस प्रकार कनेक्टेड है, वो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि किसी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, घास के मैदान का हो सकता है ना, एक वृक्ष का भी अपना पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो सीधा सीधा आपको साफ पता चल रहा है कि जो क्रॉप फील्ड है ना, जो फसलों का खेत है, ये क्या हो जाएगा, यही कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ओके, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने गढ़ा था, किसने दिया था पारिस्थितिक तंत्र शब्द। देखो, तीन वर्ड आप लोगों ने खूब अच्छे से सुने होंगे। एक वर्ड में लिख रहा हूं यहां पर इकोसिस्टम, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इकोलॉजी, एक वर्ड आपने सुना होगा बायोडायवर्सिटी। इन तीनों के एग्जाम में यह पूछ लेता है कि शब्द किसने दिए थे। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। इकोसिस्टम को कहा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी को कहा जाएगा पारिस्थितिकी, बायोडायवर्सिटी को कहा जाएगा जैव विविधता, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इकोसिस्टम वर्ड जो दिया था ये दिया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी वर्ड किसने दिया था, तो तब आपका आंसर होगा ये वर्ड दिया था हेकल ने। और बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने दिया है, तो तब आपका आंसर होगा रोसेन नामक वैज्ञानिक ने इस वर्ड को दिया था। ओके, किसने दिया था, ये रोसेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। धान का खेत जो होगा वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। पर्यावरण से तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते यहां पर, जो एनवायरमेंट है उससे क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है इसमें भूमि जल वायु पौधे और जानवरों से बनी प्राकृतिक दुनिया जो हमारे चारों ओर है। एक विशेष समय पर मनुष्यों के आसपास की परिस्थितियों का संपूर्ण समूह है। भौतिक जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया करने वाली प्रणाली जो आपस में जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा है कि ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और बहुत सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये है इसकी कि भाई साहब, जो पर्यावरण है हमारे आसपास जो कुछ भी हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, कैसा भी है, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है, चाहे वो मानवीकृत है चाहे वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, सब वो किसके अंतर्गत आएगा, पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है।
इनमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो कि जैविक घटक नहीं है, बायोटिक नहीं है? आपको अच्छे से पता है एयर की अगर हम बात करेंगे तो एयर जो है वो बायोटिक नहीं है, बाद बाकी सभी के सभी बायोटिक है। इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, जो पारिस्थितिकी है उसका संबंध किससे है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स ऑन द एनवायरमेंट, प्लांट एडेप्टेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। जीव और, देखो इस चीज को आप समझो, जैसे मान के चलो एक पौधा है, ठीक है ना? अब पौधे को उगने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हवा की, पानी की, प्रकाश की, मिट्टी की। इन सभी के सहयोग से क्या हुआ? ये पौधा बनकर के तैयार हुआ, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। और जो पौधा है, इस पौधे को किसने खा लिया? हिरन ने खा लिया। हिरन को कौन खा गया? शेर खा गया। तो आप एक चीज देखो, यहां पर आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि जो जीव हैं उन जीवों का आपस में संबंध है। बोलो हाँ या ना? यहां पर क्या है? जीवों का परस्पर संबंध है। आगे बात समझ में? और आप देख रहे हो कि ये दोनों निर्जीव, क्या नाम है, इस जीव का इन निर्जीव कंपोनेंट से भी रिलेशन है। तो इसी को फिर इकोलॉजी नाम दिया गया। यानी इकोलॉजी का मतलब यह हो गया कि बायोटिक एंड बायोटिक रिलेशन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिलेशन, ठीक है ना? या फिर आप इसी बात को ऐसे कह सकते हो कि एक जीव का अन्य जीवों के साथ क्या रिलेशन है, अन्य जीवों के साथ साथ उसका पर्यावरण से क्या रिलेशन है, इस बात की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है एक जीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर रह सकता है। एक खाद्य जाल में दो या दो से अधिक परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। निचले पोषक स्तरों के जीवों के पास कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। प्रत्येक जीव जो उत्पादक नहीं है उसे उपभोक्ता माना जाता है। इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सर आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई होगी कि लिंडेमान नामक व्यक्ति ने एक क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होती है। प्रथम स्तर पर या निचले स्तर पर ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगले स्टेप पर जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर होती है। सी वाला जो स्टेटमेंट है ये उल्टा दे रखा है। यहां ऊर्जा कम नहीं होगी, ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊर्जा कैसी है? ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक जैविक घटक की एक अजैविक घटक के साथ अंतः क्रिया को दर्शाता है? ठीक है ना? जैविक घटक की अजैविक घटक के साथ क्या अंतः क्रिया है? नल का पानी एक धारा में बह रहा है, मिट्टी में बिल खोदता हुआ केंचुआ, एक ही भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो पक्षी, अ फ्रॉग ईटिंग अ ग्रास हॉपर, टिड्डे को खाता हुआ मेढक। इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैविक और अजैविक की बात कर रहा है। केंचुआ कैसा हो गया? जैविक हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे बिल खोदता हुआ, अब ये बिल कहां पर खोद रहा है? मिट्टी में खोद रहा है। तो मिट्टी कैसी हो गई? अजैविक हो गई। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का क्या होता है जब यह निचले पोषक स्तरों से उच्च पोषक स्तरों की ओर बढ़ती है? वही लिंडेमान वाला आपको रूल याद में रखना है कि निचले स्तर से उच्च पोषक स्तरों की तरफ बढ़ेंगे तो यह प्रत्येक अगले स्तर पर घटती जाती है, क्योंकि केवल 10%, केवल 10% ही क्या होती है? ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय है। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवित जीव रहते हैं। जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जानवर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। यह सबसे बेहतर उदाहरण माना जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक प्रेरक शक्ति क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम? यानी जो इकोसिस्टम है इसको मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चला कौन रहा है? तो इकोसिस्टम की शुरुआत किससे होती है? प्रोड्यूसर से होती है, ठीक है ना। इकोसिस्टम की शुरुआत किससे होती है? प्रोड्यूसर से होती है, उत्पादक से होती है। उत्पादक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों पर सबसे कम निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से अधिक होती है। उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। द्वितीयक उपभोक्ता सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं। 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा सर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। और एक बात बताओ, उत्पादक ज्यादा होंगे जब तो उस पर डिपेंड रहने वाले जो उपभोक्ता हैं वो जीवित रह पाएंगे। आगे बात समझ में? अगर उपभोक्ता ज्यादा हो जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। खाना नहीं मिलेगा तो जीवित कहां से रहेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? वन, समुद्र, रेगिस्तान, तालाब। सभी को अच्छे से पता है कि समुद्र जो है वो एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान को बल्कि एक जैविक समुदाय के भीतर उसकी कार्यात्मक भूमिका को भी संदर्भित करता है? इकोटोन, इकोलॉजिकल निश, हैबिटेट या फिर होम रेंज। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूंगा तो इसको इकोलॉजिकल निश बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है? यूकेलिप्टस की अगर हम बात करेंगे तो इसे किसानों का दुश्मन कहा जाता है। इसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका यूकेलिप्टस हो जाएगा, क्योंकि जहां ये वृक्ष होता है ना, सारी नमी सोख लेता है और वहां के आसपास की मिट्टी को बंजर बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सही क्रम को दर्शाता है? डाइटम, क्रस्टेशियन और हेरिंग, ठीक है ना। मतलब कौन किसको खाएगा ये। दरअसल में अगर हम बात करेंगे उसकी समुद्र पारिस्थितिक तंत्र की, तो वहां से उनका फूड चेन का जो है वो एग्जाम्पल है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइटम जो है, डाइटम को खाएगा कौन? क्रिस्टेशियन, और उसको हेरिंग। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं समुद्री वातावरण में, वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे या समुद्री खरपतवार होंगे, समुद्री एंजियोस्पर्म होंगे या फिर जलीय ब्रायोफाइट्स होंगे। इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और जो ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज्यादा ये CO2 का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। यही कारण है कि महासागर में CO2 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और महासागरों को कहा जाता है कार्बन सिंक। समझ रहे हो? महासागरों को क्या कहा जाता है? कार्बन सिंक कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये ओशियन में प्रोड्यूसर हैं और ये ऑक्सीजन का भी निर्माण ज्यादा करते हैं। कौन सा शब्द दो जैविक समुदायों या पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को दर्शाता है? दो पारिस्थितिक जैविक समुदाय या पारिस्थितिक प्रणालियों के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन जो होता है ये वर्ड दर्शाता है, ठीक है ना। कौन सा वर्ड दर्शाता है? इकोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व, लिथोस्फीयर, बायोम या फिर हाइड्रोस्फीयर। 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा?
19वें का करेक्ट आंसर होगा बायोस्फीयर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इनका क्या सीक्वेंस होता है। सबसे नीचे आता है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या के बाद फिर आता है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। और इसी समुदाय में अगर हम अबायोटिक फैक्टर को और जोड़ दें तो फिर आता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के मिलने से बनता है बायोम, और एक से अधिक बायोम मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? पॉपुलेशन। आगे बात समझ में। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई? बायोस्फीयर। एक विशेष समुदाय क्षेत्र में समय के साथ साथ क्रमिक रूप से एक दूसरे को बदलने वाले समुदायों के पूर्ण क्रम के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? पिरामिड ऑफ बायोमास, कम्युनिटी डायनामिक्स, सेरे, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सेरे हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्चुअल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव? उस वास्तविक स्थान के लिए क्या शब्द है जहां एक जीव रहता है? हैबिटेट, इकोसिस्टम, निश, या फिर बायोम? कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए? हैबिटेट एरिया, क्या नाम है, हैबिटेट वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है ना। निश का मतलब हो जाता है जहां वो अपनी सभी एक्टिविटी को अंजाम दे रहा होता है, कंप्लीट एरिया जो होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक इकोसिस्टम है? लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है कह रहा है? तो लोटिक इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा रिवर्स। ओके। दरअसल में इकोसिस्टम के जब आप टाइप पढ़ोगे ना, कमेंट आ रही इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक है। हाँ, इकोसिस्टम में दोनों होते हैं, जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं। हाँ जी, मैं बता रहा था इकोसिस्टम के जब आप टाइप पढ़ोगे ना तो उस टाइप में एक आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को ही लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका रिवर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें अजैविक और जैविक दोनों घटक शामिल हैं, इसकी अपनी उत्पादकता है, यह एक बंद प्रणाली है, और यह एक कृत्रिम प्राकृतिक संसाधन है। तो सी हो जाएगा, ये क्लोज सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन जीव से जीव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम दिखाता है? पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, लैंडस्केप। लैंडस्केप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप। पॉपुलेशन, लैंडस्केप, कम्युनिटी, या फिर इकोसिस्टम। 24वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? सी हो जाएगा। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है ना, क्योंकि 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है हर एक अगले स्टेप में, और केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होगी तो फिर पिरामिड कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ छोटा होता जाएगा, तो वो सीधा ही बनेगा। 10% नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अभी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर तक भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण,
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पक्षियों का प्रवास या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी का संचालन। सबको अच्छे से पता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है? जो मैंने पिरामिड के टाइप बताए थे वहां बताया होगा मैंने एक आपको कि किसमें किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा होगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, तालाब का उल्टा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषक स्तर पर होता है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कौन सा आएगा? फर्स्ट पर कौन आते हैं? प्रोड्यूसर। फर्स्ट पर आते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, और सेकंड पर कौन आते हैं? ठीक है ना, सेकंड पर आएंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है ना, कितने होंगे टोटल? 4 पोषण स्तर होते हैं। तो दूसरे पे शाकाहारी। अब बताओ क्या आएगा इसमें? घास, चूहा, सांप, चील। कौन सा आएगा इसमें? चूहा आ जाएगा, क्योंकि जो ये तो पहले पे रखा जाएगा इसको, ये दूसरा हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में आमतौर पर किस समूह की जनसंख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है, उत्पादक की, अपघटक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता की, है ना? किसकी सबसे ज्यादा होगी? मैं क्या बता रहा था, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं, फिर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे नंबर पे। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में, एक सेकंड कॉल आ रही है। हाँ जी, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं के बीच में क्या अंतर है? ऑप्शन देखो ध्यान से। प्राइमरी कंज्यूमर ईट प्लांट्स एंड अदर कंज्यूमर वाइल सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट प्लांट एंड डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो पौधों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता पौधों और अपघटित पदार्थों को खाते हैं। क्या ऐसा है भाई? एक फूड चेन जहां से स्टार्ट होगी, आगे बात समझ में, तो सबसे पहले फूड चेन में कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा, उत्पादक आएगा। उसके बाद में फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता पर कौन होगा? शाकाहारी होते हैं। आगे बात समझ में, कौन होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बात समझ में, शाकाहारी जीव आएंगे। देखो फूड चेन कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से, या तो होगी ग्रेजिंग फूड चेन या फिर होती है डेट्रिटस। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, क्योंकि शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर स्पेशिएशन? प्रजातिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सीजनल आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, बिहेवियरल आइसोलेशन है, या फिर टेम्पोरल आइसोलेशन है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन है, यानी कि प्रजातिकरण का मतलब हो गया प्रजाति बढ़ रही है, प्रजाति जब ही बढ़ेंगी जब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर। पारिस्थितिक पद चिन्ह मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर
जो मानव की निर्भरता है, प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उन पर हमारी निर्भरता कितनी है, इस चीज को किस बात से इंडिकेट किया जाएगा, किस वर्ड से इंडिकेट किया जाता है, तो इसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से इसको डिनोट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र की इकाई है? जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोम या इकोसिस्टम। तो उस हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा 33वें में बायोम आ जाएगा, और बायोम नहीं होता तो फिर बायोस्फीयर होता। अनुक्रमण के दौरान बंजर क्षेत्र में बसने वाले पहले जीवों को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सक्सेशन का मतलब होता है, जैसे बिल्कुल इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे एक तालाब है, या आप ऐसे देखो कि गांव में कुएं होते थे, तो सबसे पहले कुएं का पानी जो है वहां पर जा रहा है, वहां पत्थर पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वहां पर कौन प्रोड्यूस हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, काई लगना शुरू हो गई, नील हरित शैवाल का सबसे पहले वहां पे जमा हुआ, बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके वहां पे फिर घास आ गई, घास उगना शुरू हो गई, धीरे धीरे करके घास से फिर एक अचानक से कोई पौधा होगा, वहां पे पौधा जो होगा वो फिर कई साल में जाकर के फिर वहां वृक्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके वहां पर एक पूरा का पूरा बायोटिक फैक्टर के बनने का प्रोसेस दिखाई देगा, उसी को सक्सेशन कहा जाता है। अब क्या रहा है कि जो बंजर क्षेत्र में बसने वाले पहले जीवों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो सबसे पहले जीव उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा, इसे पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर अनावृत शैल पर पायनीर प्रजाति के रूप में कार्य करता है? ठीक है, मोस, लाइकेन, फर्न, श्रब्स। मतलब वही जो अभी बता रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी के बारे में कह रहा है कि सबसे पहले वहां पे कौन बनेगा, लाइकेन आ जाते वहां पे सबसे पहले, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक उत्तराधिकार के स्तर और अंतिम, अब ये मत कहना कि पिछले क्वेश्चन में काई बता रहे थे आप, मैंने वो कुएं का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कुएं के केस में काई आएगा। पारिस्थितिक उत्तराधिकार के स्तर और अंतिम चरण को किस रूप में जाना जाता है? स्थिर और अंतिम चरण को किस रूप में जाना जाता है? पायोनियर स्टेज है, सीरियल चरण है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, या फिर ट्रांजिशनल स्टेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लाइमेक्स हो जाएगा। बोल देते ना अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है, मतलब कि जो मेन परिवर्तन होना है या जो मुख्य बात है वो अभी आना बाकी है। एक पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता विषमपोषी स्तर पर उत्पादन को संदर्भित करती है। प्रोडक्टिविटी को लेकर के ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना, तो स्वपोषी स्तर हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक में जो उत्पादन होगा उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाएगा, प्राथमिक जीव हो जाएंगे वो। और सेकेंडरी उत्पादकता जो होगा वो कैसे हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। अरे ठीक तो है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जो होंगे, ठीक है ना, तो वो प्राथमिक जीव की कैटेगरी में ही तो आएंगे। प्राथमिक जीव का मतलब प्योर शुद्ध शाकाहारी। और द्वितीयक उत्पादकता की अगर हम बात करेंगे तो ये विषमपोषी स्तर को प्रदर्शित करती है। विषमपोषी का मतलब उपभोक्ता आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खाद्य जाल का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। अ सिंगल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड सॉइल, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। कैसे हम इसको क्या नाम है एक्सप्लेन कर सकते हैं? नेटवर्क होता है जिसमें खाद्य श्रृंखलाएं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। It is the range of conditions, resources used and functional role of a species in an ecosystem. यह एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थितियों की सीमा, उपयोग किए गए संसाधनों और प्राकृतिक प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका है।
ईच स्पीसीज हैज अ डिस्टिंक्टनेस, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। 39वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों ही करेक्ट हैं। मैंने क्या बताया था कि एक जीव जहां रह रहा है वो उसका आवास हो गया, और वो उस आवास से निकल करके जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है वो सभी के सभी उसकी एक्टिविटीज को किस में रखा जाएगा? निश में रखा जाएगा, निकेत में रखा जाएगा। तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसके करेक्ट हैं। यदि खाद्य जाल से एक प्रजाति लुप्त हो जाती है तो प्रभाव आमतौर पर होता है किस पर होगा? पारिस्थितिक तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, जैव विविधता में वृद्धि हो जाएगी, पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी होगी, सभी प्रजातियों का तत्काल विलुप्त होना तय हो जाएगा उसी टाइम पर। पारिस्थितिक संतुलन जो है उसमें गड़बड़ी होगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोला जाता है इसको। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहां पर क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज जनरली, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड आमतौर पर कैसा होता है? एल्टन नामक व्यक्ति ने इकोलॉजिकल पिरामिड वर्ड को दिया था, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड हो जाएगा जो नंबर पिरामिड होगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। क्यों इन्वर्टेड क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रोड्यूसर जो होंगे वो ज्यादा होंगे, उस पर डिपेंड रहने वाले जीव हर स्टेप में घटते चले जाएंगे, तो पिरामिड उल्टा बन जाएगा। एक पारिस्थितिक पिरामिड का आधार आमतौर पर किसके द्वारा घेरा जाता है? मतलब कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है उसके बेस पर किसको रखा जाता है? तो पहले ऑप्शन में है मांसाहारी, दूसरे में है प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर। सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, क्योंकि स्टार्ट कौन करता है एक इकोसिस्टम को, या क्या नाम है, इकोसिस्टम को, फूड चेन को प्रोड्यूसर ही करते हैं। तो 42वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एज इफेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, सीमा प्रभाव की अवधारणा निकटता से संबंध है। इकोटोन का है, बायो का है, पर्यावास का है, या फिर जनसंख्या का है? किसका है रिलेशन? इकोटोन का है ना। और इकोटोन क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। दो पारिस्थितिक प्रणालियों की सीमा पर प्रजातियों की विविधता और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? दो पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच में जो बायोडायवर्सिटी है, उस बायोडायवर्सिटी और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि जो होगी उसे क्या कहा जाएगा? एज इफेक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। सीमा प्रभाव कहा जाएगा कि सीमा पर प्रभाव ज्यादा होने की वजह से वहां पर प्रभाव बढ़ा, विविधता बढ़ी। आगे बात समझ में? किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इनमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? है ना, पहला वाला तो गलत है, एक दूसरे पर घटक निर्भर नहीं होते, होते हैं। दूसरा वाला करेक्ट है, तो आंसर डी हो जाएगा। पीछे आंसर भी दे रखे इसमें, ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में बताओ फटाफट से। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं पॉल्यूशन वाले टॉपिक के साथ। तो आप लोग अपना कंटेंट तैयार रखना। इकोलॉजिकल पॉल्यूशन वाला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, उसके हम 45 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।